अब पढ़ते हैं साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज क्या है, पहले पूरी डिटेल समझो, उसका बेसिक समझो, फिर हम जाएंगे सवाल के ऊपर। तो पहले आता है साधारण ब्याज क्या होता है, इसका नाम साधारण क्यों है। तो ब्याज कितने तरह के होते हैं, दो। एक होता है साधारण ब्याज, सरल ब्याज बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। नाम क्या है, चक्र और वृद्धि, मतलब चक्र की तरह बढ़ने वाला ब्याज, जिसको लोकल और बोला जाता है, लोकल भाषा में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो जहां ब्याज पर ब्याज लगता है वो तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और हम पढ़ रहे हैं कौन सा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज नाम क्यों है, तो साधारण ब्याज का मतलब है अगर आप कहीं पर भी कहीं पढ़ने जाओ, माना कि कहीं कोचिंग पे जाओ या ऐसे लाइब्रेरी में रहो, तो ऐसा समझो कि अगर घर से कहीं बाहर गए हो और अगर आपने रूम किराए पर लिया है, तो एक कमरा जो किराए पर अगर आप लेते हो, तो कमरे का जो किराया आप दे रहे हो ना, वही ब्याज होता है। कमरे का किराया ही साधारण ब्याज होता है। देखा जाए तो कैसे, आप देखो, अगर आपने कमरा कहीं लिया है, तो उस जो मालिक है उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी आपको दी है, और वो हर महीने उसका क्या लेगा, किराया लेगा। क्या हर महीने किराया चेंज होगा, नहीं होगा। हर महीने किराया क्या है, सेम रहेगा। जो आपने बात की होगी 11 महीने तक तो कम से कम सेम रहेगा, एग्रीमेंट 11 महीने का अगर करा रखा है तो इसका मतलब क्या है, हर महीने आपका किराया सेम है। तो साधारण ब्याज में भी यही है, हर साल आपका ब्याज सेम रहता है। ठीक है, तो यहां से साधारण ब्याज नाम इसलिए है कि एक बार जो ब्याज डिसाइड हो गया, वो ब्याज वो ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आता है पॉइंट आगे। तो यहां से जो ब्याज पे दिया गया है, यहां पर दर होती है, समय होते हैं, ये सब क्या है। और उसके बाद एक सबसे मेन पॉइंट, साधारण ब्याज और जो ब्याज है ना वो, और रियल लाइफ में जो ब्याज है उस पर थोड़ा सा फर्क है। कैसे, रियल लाइफ में अगर ब्याज पे जो पैसे दिए जाते हैं उसमें हर महीने का ब्याज लिया जाता है, कि हर महीने आपको वापस क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और मूल पूंजी आपकी बाद में धीरे धीरे चुका देना, लेकिन हर महीने ब्याज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन में जो सवाल होता है ना, इनमें ऐसा नहीं है। एजुकेशन वाले सवाल में क्या होता है, जो ब्याज होता है, जितना टाइम पीरियड का पैसा आपने दिया है, जितने टाइम तक के लिए दिया है, तो आप ब्याज इकट्ठा दोगे एक साथ उस टाइम के बाद। जैसे मान लो 3 साल के लिए किसी को पैसा उधार दिया है, तो ब्याज 3 साल बाद ही मिलेगा, बीच में 1 साल बाद 2 साल बाद ब्याज नहीं मिलेगा। बस एजुकेशन में और रियल में ये फर्क है, ये चीज आप ध्यान रखना, जो मैं आपको सवाल में आगे आगे बताऊंगा। अब आते हैं यहां पर नाम क्या क्या आएंगे, तो उसके लिए देखो बेसिक। तो बेसिक क्या है, सबसे पहले 3 नाम आएंगे, मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है। सबसे पहला देखो, आपने लाभ हानि का टॉपिक पढ़ा होगा। लाभ हानि के टॉपिक में हमने पढ़ा था अपना पैसा, और अपना पैसा हमेशा कितना होता है, 100%। तो अगर मैं किसी को ब्याज पर पैसा दे रहा हूं, तो ब्याज पे अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो अपना पैसा दे रहा हूं, किसी से ले रहा हूं तो लेने के बाद वो मेरा अपना पैसा हुआ, मतलब देना तो है अपना पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमेशा अपना पैसा जो होता है, उस अपने पैसे को हमेशा कितना मान के चलेंगे हम, 100%। तो अपना पैसा है मतलब 100% है, मतलब पूरे टॉपिक में मूलधन जहां पर भी आएगा उसको हम कितना मान के चलेंगे, 100%। क्लियर, चलो आगे देखो। मिश्र धन जो है मतलब अमाउंट, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का मतलब है कि मैंने मान लो किसी को पैसा दिया, 1 लाख रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए उधार दिए, मान लो 2% ब्याज पे मान लो, तो 1 लाख रुपए 2% के हिसाब से मैंने ब्याज पे दिए, तो एक महीने बाद 1 लाख का 2% मतलब 2,000 रुपए क्या बना, ब्याज। तो अब 2,000 ब्याज है, और वो एक महीने बाद ही बोल रहा कि मैंने आपका पैसा वापस कर रहा हूं, मेरा तो इंतजाम हो गया है। तो अब वो मुझे वापस एक महीने बाद कितना पैसा देगा, 1 लाख, और साथ में 2,000 ब्याज, मतलब 1 लाख 2,000। तो 1 लाख के साथ 2,000 जुड़ गए, जो 1 लाख 2,000 हो गए, वो हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। मतलब हो गया मूलधन के साथ क्या जुड़ जाए, ब्याज। तो मूलधन के साथ जुड़ जाए ब्याज, तो वो हो जाता है मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद आता है ब्याज। अब आप ब्याज तो सब जानते हो कि ब्याज क्या होता है, मतलब जो पैसा आपके पास आया है और जितना आपने पहले दिया था उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, ब्याज। और ब्याज को अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ब्याज को हम क्या बोल सकते हैं, कितना पैसा आपने कमाया। जो पैसा आपने ब्याज कमाया है, कमाने को ही हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और तीसरा जो वर्ड है, अब मैं तीसरा लिख रहा हूं, सॉरी तीसरा क्या, चौथा लिख रहा हूं, चौथा वर्ड है ये। ठीक है, ये आपके सबसे ज्यादा काम आएगा, ध्यान रखना। क्या है, ब्याज परसेंट। ब्याज आपको रुपए में पता चल गया कितने रुपए ब्याज कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा काम आएगा ब्याज परसेंट, मतलब आपने कितना परसेंट ब्याज कमाया। तो अब आपको ये चीज समझाता हूं क्या है। देखिए, मान लो अगर मैंने किसी को 8% वार्षिक दर से पैसा उधार दिया है, 8% वार्षिक दर से किसी को पैसा दिया है, मतलब 1 साल का 8% क्या है, दर। अब आते हैं, अगर मैंने किसी को पैसा दिया है 3 वर्ष के लिए,
तो 3 वर्ष के लिए मैंने पैसा दिया है, तो यहां पर टोटल 3 साल का ब्याज कितना बना? तो 8% एक साल का है, तो 3 साल का कितना बना? 8% एक साल का, 8 दूसरे साल का ना, 8 ही तीसरे साल का। इसका मतलब है इसको इससे गुणा कर दूं तो ये हो गया कितना? 24, और 24% क्या हो गया? ब्याज। तो ये जो लिखा है ये ध्यान ना, ये क्या लिखा है? दर, और यहां क्या लिखा है? समय। अगर कभी भी दर को समय से गुणा करोगे तो याद रखना आपको ब्याज मिल जाएगा। बस मिलेगा किसके अंदर? परसेंटेज में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो दर इंटू समय बराबर क्या होता है? ब्याज का परसेंटेज होता है। तो आपको ब्याज परसेंट में आ जाएगा और रुपए में दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ब्याज मुझे परसेंटेज में पता चल गया, ब्याज मुझे रुपए में पता चल गया, मतलब मन में लड्डू फूट जाना चाहिए अब तो। ब्याज परसेंटेज में पता चल गया, ब्याज रुपए में पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज प्रतिशत बराबर ब्याज के रुपए। तो प्रतिशत वाला फंडा वापस आ गया ना, प्रतिशत बराबर संख्या यहां पर भी होने ही वाला है। तो प्रतिशत बराबर संख्या यहां पर भी आएगा ही आएगा। क्लियर? चलो अब आगे देखो, ये हो गया यहां से। अगर कभी सवाल में ऐसा हो, चलो ये मैं साइड में लिख देता हूं यहां से, कि ब्याज जो प्रतिशत है वो किसके बराबर होता है? तो अगर कभी ब्याज प्रतिशत आपको निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? समय इंटू दर के बराबर। समय इंटू दर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्याज का परसेंट। अब आते हैं यहां से जो आपके फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि बेसिक फॉर्मूले क्या क्या काम आएंगे यहां पे। तो एक तो फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा? ब्याज वाला। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर, PRT। मूलधन इंटू समय इंटू दर, और अपॉन में कितना लिखते हैं? 100। 100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि रेट जो है वो दर परसेंट में होती है, इसलिए यहां अपॉन में आता है 100। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया ब्याज। दूसरा होता है, यूं समझो, मिश्र धन क्या है। दूसरा क्या है? मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन मतलब अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जो मूल पूंजी है आपकी, जो आपका पैसा है, उस पैसे के अंदर क्या जुड़ जाए? ब्याज। तो वो कहलाता है क्या? आपका मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, जहां मैं स्टार लगा देता हूं। देखो, अगर कभी ऐसा हो कि आपको मिश्र धन पता है, क्या पता है? मिश्र धन, और आपको मूलधन निकालना है। मिश्रधन पता है, मूलधन निकालना, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? मिश्रधन से मूलधन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा परसेंटेज में तो होता है। परसेंटेज से तो अपन कर लेंगे, मैं कह रहा हूं फॉर्मूले के हिसाब से कोई होता है? नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। कैसे? यहां से देखो, अगर मुझे किसी सवाल में मान लो मिश्रधन यहां से पता है और मुझे मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन नहीं पता मुझे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो देखो यहां से मिश्रधन अपनी जगह बैठा रहेगा, मूलधन ये भी अपनी जगह बैठा रहेगा क्योंकि ये तो पैसा है, लेकिन ब्याज का तो हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू समय इंटू दर, मूलधन इंटू समय इंटू दर, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। ये हो गया यहां से। अब क्या करेंगे? 100 का क्रॉस में गुणा कराएंगे, तो 100 का क्रॉस में गुणा करेंगे कितना हो गया? 100 मूलधन। तो यहां से हो गया 100, फिर मूलधन, ठीक है, प्लस यहां से वापस मूलधन, फिर यहां से समय इंटू दर, और अपॉन में हो जाएगा 100। ये यहां से आया 100। अब ये 100 इधर क्रॉस में भेज दूं, तो 100 यहां से क्रॉस में भेज देते हैं, यहां क्रॉस में आ जाएगा। तो 100 इधर आ गया, तो क्या हो गया? मिश्र धन इंटू 100। मिश्रधन इंटू 100 बराबर। अब इन दोनों में देखो क्या है? मूलधन कॉमन है, तो मूलधन कॉमन ले लेते हैं। तो मूलधन को कॉमन लेंगे तो अंदर से इधर से कितना बच गया? 100 बच गया। इधर से देखा जाए क्या बच गया? समय इंटू दर बच गया। तो समय इंटू दर हमें निकालना क्या था? मूलधन, मतलब इसको इधर भेजो तो कहां जाएगा? अपॉन में। तो यहां से मूलधन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, मूलधन बराबर इधर क्या लिखा हुआ है? मिश्रधन इंटू 100। तो मिश्रधन इंटू 100, ये हो गया मिश्रधन इंटू 100। अपॉन में क्या आएगा? तो अपन में इधर की संख्या नीचे जाएगी, तो 100 प्लस समय इंटू दर, ये है आपके मूलधन का फॉर्मूला बनता है, ये वाला। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको मिश्रधन पता है, ठीक है, और समय दर तो हो गई होगा, ऑब्वियस बात है, तो मिश्रधन पता है ना, अगर कभी मूलधन निकालना हो तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, तो ये फॉर्मूला यहां से बनाया जाता है। तो मूलधन बराबर मिश्रधन इंटू 100 और अपॉन में 100 प्लस समय इंटू दर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको प्रतिशत जो है वो अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है, परसेंटेज अगर आपको आता है, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है? मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको कि क्यों जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल देखो, मान लो यहां से मैं लिखता हूं कि कोई राशि है 5% की दर से, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, और 2 वर्ष बाद जो है वो मिश्रधन हो गया 2200 रुपए।
2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो गया 2200। अब बताओ मूलधन क्या है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो तो क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला करेंगे। आपको बता रहा हूं मैं खास करके, आप परसेंट का ध्यान रखो। सबसे पहले देखो यहां कोई राशि उधार दी है, कोई राशि उधार दी। अब वो राशि कितनी है नहीं पता, अपना पैसा है जो हमने उधार दिया है और नहीं पता है, इसका मतलब अपना पैसा कितना हुआ 100%। तो अपना पैसा जो उधार दिया है वो 100% हुआ। उसके बाद समझो 5% की दर से 2 साल के लिए आपने क्या दिया है, ब्याज पर पैसा दिया है। तो 5% के हिसाब से 2 साल का आपने ब्याज कमाया होगा। तो 5% 2 साल, 5 और 5 कितना ब्याज कमाया आपने 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 10% मैंने ब्याज कमा लिया। भाई 100% तो मैंने उसको उधार दिया है, जो अपना पैसा मैंने उसको उधार दिया, तो मेरा 100% तो उसके पास ही पड़ा हुआ है। और ऊपर से मैंने ब्याज कितना कमा लिया, 10% ब्याज और कमा लिया। तो उस बंदे के पास जिसके पास मेरा पैसा पड़ा है, और मैंने आपको पहले भी बोला था ब्याज बीच में वापस लिया नहीं जाता है, ब्याज टोटल जो है वो देगा तो टोटल एक साथ ही देगा। तो इसका मतलब है 100% भी उसके पास पड़ा हुआ है, 10% भी उसके पास पड़ा हुआ है। मतलब मैं ये कहूं कि उस आदमी के पास मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है, 110%। कितना पैसा पड़ा हुआ है, 110% पैसा उस आदमी के पास पड़ा हुआ है। और वो कह रहा है कि आपका पैसा मेरे पास 2200 रुपए हो गया है। इसका मतलब ये 110% जो है वो क्या है, मूलधन के साथ क्या जुड़ गया, ब्याज। और मूलधन के साथ ब्याज जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, मिश्रधन। मतलब मिश्रधन प्रतिशत में कितना है, 110%। मिश्रधन रुपए में कितना है, 2200। हमें क्या निकालना है, मूलधन ज्ञात करो। इसका मतलब मूलधन, अगर मूलधन ज्ञात करें तो जो प्रतिशत ज्ञात करना है वो ऊपर आ जाएगा, जो दे रखा है वो प्रतिशत नीचे, और संख्या जो है वो इधर साइड में गुणा हो जाएगी ऐसे। ठीक है। अब देखो 0 से यहां 0 काट दिया, 11 से कट गया कितनी बार, 22, 0 0 हो गया, और यहां से एक 0 और, मतलब कितना आया 2000। अब देखो यहां पर अभी जस्ट जो मैंने बोला है कि यहां से जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो यहां से निकालेंगे फॉर्मूला कि भाई फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले से करके आओ। मैं आपको कह रहा हूं जिन बच्चों को परसेंटेज समझ में आ गया है ना, उनके लिए कहीं दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज अगर आता है तो आपका काम परसेंटेज से हो जाएगा। वही हमने जो पढ़ा है, प्रतिशत बराबर संख्या। आई बात समझ में? तो यहां से ये है साधारण ब्याज, जो सब कुछ चलेगा वापस परसेंटेज के ऊपर। चलिए और देखो कुछ बेसिक चीजें और देखते हैं। यहां पर लिखा है भाई समय क्या क्या हो सकता है, टाइमिंग क्या क्या दे सकता है। तो भाई टाइम जो है उसके लिए जानना, हम जो यहां ब्याज पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो ब्याज सारा का सारा जो ब्याज चलता है ना, वो सारा ब्याज चलता है वार्षिक के हिसाब से, मतलब एन्युअली, साल भर के हिसाब से चलता है। तो अगर यहां पर दे रखा हो समय, कि समय दिया है अगर 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं है जैसा का जैसा लिखो, या फिर है जैसे आप गणना कर सकते हो। लेकिन अगर समय यहां पर ऐसा नहीं देकर ऐसा दिया जाए कि मैंने तो पैसा दिया है 9 महीने के लिए, अगर 9 महीने के लिए दिया है तो फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और महीने को किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में। और महीने को अगर वर्ष में चेंज करूं तो इसका मतलब एक वर्ष में कितने महीने हुए, 12, तो नीचे लिखना पड़ेगा 12। और 9 से 12 ये कटा 3 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से 3/4, और यहां आ जाएगा वर्ष, 3/4 वर्ष। तो इसका मतलब है यहां पर अगर महीने आ जाते हैं तो वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल चलेगा वार्षिक के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, और अगर उसका एग्जामिनर का मन नहीं भरे और वो ऐसे नहीं बोलकर ऐसे बोले कि मैंने जो पैसा दिया है वो दिया है मान लो यहां से 73 दिन के लिए। कितना दिन बोल रहा हूं मैं, 73 दिन। अच्छा 73 ही क्यों बोला भाई, 10 20 30 40 क्यों नहीं बोला? तो 73 एक ऐसा नंबर है ना, जो आपको आपकी किताबें वगैरह जो भी आप पढ़ते हो ना, उसमें जरूर चेक करना, आपको कहीं ना कहीं ये दिन मिल जाएंगे। ठीक है। क्यों 73 दिन है, दिन को हम वर्ष में बदलेंगे, तो यहां से दिन को जब वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में कितने दिन लिखेंगे, 365। अच्छा यहां लीप वर्ष वाला साधारण वर्ष वाला कोई लफड़ा नहीं है, यहां पर यूनिक 366 365 सीधा सा है, यहां पर हमेशा 365 का ही भाग लगेगा। ठीक है। तो यहां से अगर मुझे दिन को वर्ष बनाना है तो 73 में 365 का भाग लगेगा। और सबसे मैंने कि 73 क्यों आया, क्योंकि 73 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिससे 365 डायरेक्ट 5 बार कटेगा, इसलिए संख्या इतनी छोटी हो जाती है। इसलिए आप देखोगे तो 73 अक्सर देखने को मिल जाता है। तो 1/5 वर्ष, ये हो गया 1/5 वर्ष। तो ये हो गया दिन। अगर मान लो फिर भी ये कि एग्जामिनर ऐसा भी नहीं करे, और अगर ऐसा बोले कि पैसा मैंने दिया है 2 वर्ष 2 महीने के लिए, 2 वर्ष और 2 महीने के लिए, ऐसा दे दिया जाए। अगर 2 वर्ष और 2 महीना है तो इसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या करोगे, देखो ये 2 वर्ष जो है, वर्ष तो पूरे लिखे हैं, सिर्फ महीने यहां पर है। इसको लिखने का तरीका होता है मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। कैसे, देखो 2 वर्ष के 2 वर्ष तो पूरे रखोगे, फिर ये जो 2 महीने हैं इसको ऐसे लिखना, ये 2 महीने ऊपर, और वर्ष में कितने महीने हो गए, 12, वो
12 आएगा नीचे ऐसे। तो इससे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। अब 2 से कटेगा कितनी बार, ये 6 बार, ऊपर कुछ नहीं 1, मतलब 2 सही 1/6। और सिंपल करें तो इसका इससे गुणा 6 × 2 12, 12 + 1 13, तो ये हो जाएगा 13/6 वर्ष। इसका मतलब 13/6 वर्ष हो गया। ऐसे कर सकता है, और चाहे वो तो वर्ष महीने दिन सब भी ले सकता है। अच्छा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन आपने लिखा है ना, इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो, 2 वर्ष पूरे और 2 महीने अलग से लिखो ऐसे, वो एक ही बात है। ठीक है, यहां से 2 वर्ष और 2 माह लिखा ना, तो यहां से 2 वर्ष और 2 माह ऐसे भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन का ही रूप है ये दोनों। तो इसका मतलब है ऐसा लिखो तो भी एक ही बात है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, और ये लिखोगे तो भी वही बात है। अब आते हैं, अगर एग्जामिनर चाहे कि नहीं मैं तो और अलग दूंगा, मतलब यहां से अगर मैं इधर देखता हूं, यहां लिखता हूं, वो बोलता है कि मैंने पैसा दिया है 3 वर्ष 3 माह और 3 माह और यहां से 73 दिन, वही ले लेते हैं 73 दिन के लिए। अब सोचो आप, 3 वर्ष है, 3 महीने है और 73 दिन के लिए पैसा दिया है, तो अब इसको कैसे लिखोगे? 3 वर्ष का 3 ले लो, अभी जस्ट मैंने बताया वो 3 महीने का 3 महीने मतलब 3/12 ले लो, महीने को वर्ष बना दो, और फिर यहां से है 73 दिन, 73 दिन को यहां से 365 का भाग लगा दो, ये बना दो वर्ष। ऐसे आप प्लस करके इनको लिख सकते हो। उसके बाद ये 3 का हो गया 3, उसके बाद 3 से 12 कितनी बार कट गया, 4 बार, 1/4, फिर यहां से ये कितनी बार कटता है, 5 बार, 1/5। तो ये 3 + 1/4 + 1/5। अब आपको इसको लेना पड़ेगा एलसीएम से, और एलसीएम कितना होता है 20, किसका, 4 और 5। अच्छा, 20 डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने, कभी भी 2 पड़ोसी नंबर हो ना, तो 2 पड़ोसी नंबर का एलसीएम उनके गुणा के बराबर ही होता है, तो 2 पड़ोसी नंबर का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये तो हो गया 1। अब 1 का भाग लगाएंगे 20 में, कितनी बार गया, 20 बार, और 20 का गुणा 3 से, तो 20 × 3 कितना हो गया, 60, ये हो गया 60। उसके बाद 4 का भाग लगाओ 20 में 5 बार, 5 का 1 से गुणा करेंगे, यहां आया 5, फिर आया 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 का 1 से गुणा करें तो यहां से आया 4। ठीक है, तो यहां से देखो टोटल कितना हुआ, यहां से 60 और ये 9 और 69/20, तो इसका मतलब है यहां से ये वर्ष हो गया 69/20 वर्ष। ऐसे करके आपका सवाल होता है। और अभी तो और रुको, अगर मान लो एग्जामिनर का मन अभी भी नहीं भरे, और यहां से अगर उसका मन अभी भी नहीं भरता है, तो वो आपको सवाल और कैसे दे सकता है। देखो, यहां से सवाल दे सकता है कि मैंने पैसा दिया है 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर मान लो 2024, 18 अक्टूबर 2024 को पैसा दिया है, और मुझे वापस रिटर्न पैसा मिल रहा है 31 दिसंबर 2024। अब बताओ यहां से ब्याज कितना है। तो सवाल में यहां समय देने का तरीका क्या हो गया, 1 तारीख से दूसरी तारीख तक, इतने तरीके से सवाल में समय आ सकता है। तो अगर 1 तारीख से दूसरी तारीख तक का समय दिया है, तो वो कैसे गिनते हैं, तो उसके लिए ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, आपको सवाल जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ आता है दोनों तारीख को शामिल करते हुए, दोनों तारीख को शामिल करते हुए, मतलब वो कह रहा है दोनों तारीख गिननी है। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आए कि दोनों तारीख को शामिल करते हुए, अगर ये लिखा हुआ नहीं आता है, इसका मतलब है 1 तारीख ही गिनी जाती है, दूसरी नहीं गिनी जाती है। तो इसका मतलब है यहां से 1 तारीख काउंट होती है और 1 काउंट नहीं होती है। तो अगर मैं इसको नहीं गिनता हूं और मान लो मैं इसको गिनता हूं, तो कैसे नहीं गिनते हैं उसके लिए देखो, अक्टूबर का महीना है, अब अक्टूबर का महीने में दिन कितने होते हैं, 31। ठीक है, अब नहीं गिनने का मतलब है कि अक्टूबर के 18 दिन जा चुके हैं, मतलब 18 दिन निकल चुके हैं अक्टूबर के। तो 18 दिन निकल चुके हैं, तो अक्टूबर के कितने दिन बाकी है, तो क्या करेंगे, 31 में से 18 माइनस कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कितने दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है। तो अक्टूबर के हमारे 13 दिन और काम आएंगे। अब अक्टूबर के बाद आगे क्या आया, नवंबर, तो यहां से आया नवंबर। नवंबर देखो यहां पर कहीं नाम नहीं आ रहा, मतलब पूरा का पूरा बीच में आ रहा है, ये 31 हो गया। और फिर हम जा रहे हैं दिसंबर, और दिसंबर देखो कौन सी तारीख, 21, और हम उसको गिन रहे हैं, मतलब 21 तारीख तक हम जा रहे हैं। अब यहां से टोटल करके देखो कितना हुआ, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गया ये, और फिर यहां से 1 और 3 4, 4 और 2 6, मतलब कितने दिन हो गया, 65 डेज, 65 दिन। और 65 दिन है, इसका मतलब इसको वापस क्या बदलेंगे, वर्ष में, तो 65/365 आ जाएगा। अब देख लो, आप पूरा अच्छे से देख लो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, देख लो समय क्या क्या हो सकता है। समय आपको हमेशा किस में लेना है, यहां लिख देता हूं वापस, समय हमेशा आपको लेके चलना पड़ेगा वार्षिक, इसलिए हम कोई भी समय आ जाए सबको किस में चेंज कर रहे हैं, वर्ष में। सिंपल वाला वर्ष आ जाए डायरेक्ट लिखो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। महीने आ जाए वर्ष में चेंज करो, दिन आ जाए वर्ष में चेंज करो, महीने और वर्ष और दिन दोनों, सॉरी वर्ष और महीने एक साथ आ जाए प्लस में लिखो, या ऐसे मिश्र भिन्न करो चलेगा। लेकिन अगर तीनों एक साथ आ जाए तो आप मिश्र भिन्न नहीं लिख पाओगे, तो इसका मतलब तीनों को लिखकर एलसीएम लेके करना पड़ेगा। अगर यहां तारीख आ जाए तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि उन्होंने दोनों तारीख शामिल करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है।
क्लियर? ये होता है समय। भाई समय क्या क्या होता है देख लो। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या लिखा है, दर क्या होती है और क्या क्या हो सकती है। तो दर क्या होती है, पहले दी बात, अगर जैसा कभी लिखा हुआ आता है ना 10% वार्षिक दर पर पैसा दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। 10% वार्षिक मतलब है कि वार्षिक मतलब सालाना, ठीक है, और वार्षिक दर है इसका मतलब है साल भर, दर का मतलब रेट समझो, साल भर के 10% ब्याज लगेगा, ब्याज की रेट लगेगी। इसका मतलब याद रखना आज के बाद, दर जो होती है, दर को हम बोलेंगे पूरे टॉपिक में, ये होती है 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, ध्यान ना, बहुत काम आएगा। 1 साल का क्या होता है, ब्याज। 1 साल का ब्याज मतलब होता है दर। अगर आपको 1 साल का ब्याज पता करना है तो दर पता कर लो, और अगर दर पता है समझ जाओ 1 साल का ब्याज तो आपको पता है। तो यहां से 10% की दर मतलब 1 साल का ब्याज कितना लगने वाला है, 10%, इसलिए इसको वार्षिक दर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दर क्या क्या हो सकती है। जैसा समय अभी था ना, वैसे दर क्या क्या हो सकती है। तो दर देखो क्या हो सकती है, एक तो हो गया सिंपल वही 8%, 10% वो है, तो यहां से ये तो दिक्कत कोई है नहीं। अगर यहां से आ जाता है 3/4, तो ऐसे बटा बटे में भी दर आ सकती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बटा बटे में भी चलेगा। अगर दर आती है 3 से ही 2/3%, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से 3 × 3 9, 9 और 2 11, 11/3%, तो भी चलेगा। लेकिन अगर वो लैंग्वेज में बोलते हैं, लैंग्वेज का मतलब है कि वो ऐसा बोले कि मैं 2 रुपए प्रति सैकड़ा, 2 रुपए प्रति सैकड़ा आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो 2 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज देना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब सैकड़ा का मतलब क्या है, 100, तो सैकड़ा का मतलब हुआ 100, मतलब आपको ब्याज देना पड़ेगा 2 रुपए, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर 2 रुपए अगर देने तो कितना परसेंट हुआ भाई, 100 के ऊपर जितना भी लिखा होता है वो उतना परसेंट के बराबर ही होता है। भाई 2 रुपए 100 का कितना परसेंट होगा, तो जैसे 100 नंबर में से 2 नंबर ही आए तो 2% ही बने, तो इसका मतलब है 2 रुपए लिए जाएंगे 100 के ऊपर, नहीं समझ में आया तो ऐसा लिखो, 2 रुपए लिए जाएंगे 100 के ऊपर, तो कितना परसेंट हुआ, मतलब इंटू का 100 हो गया, 100 से 100 कैंसल, मतलब 2% की दर हो गई। ऐसे अगर कभी लैंग्वेज आ जाए तो इस लैंग्वेज का ध्यान रखें। अगर कभी लिखा हुआ जाए कि 60 रुपए प्रति हजार लिया जाएगा, तो 60 रुपए प्रति हजार लिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 60 रुपए लगेंगे, और 60 रुपए लगेंगे 1,000 के ऊपर, और आंसर निकालना है परसेंटेज, क्योंकि दर परसेंटेज में, इसलिए इंटू का 100 करो। 3 0 से 3 0 कैंसल, मतलब यहां से आंसर कितना आया, 6%, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां से दर जो है वो दर के पैटर्न ये है कि वो आपको दर ऐसे पूछ सकता है। ये अभी तक तो आपने सिर्फ ब्याज का बेसिक पढ़ा है कि ब्याज होता क्या है, समय क्या हो सकता है, दर क्या हो सकती है, ये है।